ज़िया शाहिद साहब के भी कोई मसाइल होंगे उस वक्त, जो उस वक्त आपको समझ नहीं आया? ज़िया साहब बहुत ही दलेर एडिटर, मैं उनके मुकाबले में आधा भी नहीं हूँ। जितना वो प्रेशर बर्दाश्त कर लेते थे, मैंने किसी को नहीं प्रेशर बर्दाश्त करते थे। हमने हर खबर लगाई। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख है मुझे इस बात का, खबरें से अलहदगी। लेकिन मैं वह डायरेक्टर हूँ जो हंसता खेलता वहाँ से निकला। इमरान खान डटे हुए हैं या कोई पूछ नहीं रहा? मेरा ख्याल है डटे हुए जुनूनी है, लेकिन हम इस काबिल नहीं है, हमारी कौम इस काबिल है नहीं। हम तो छोटे छोटे मुफादात के लिए बिक जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट पहले थोड़ा थोड़ा इंटरफेरेंस करती थी किसी खास मौके पे। सोशल मीडिया ने जब एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज किया है, जालिमों का चाका उतार दिया कि जो कर सकते हो कर लो, सीधे कर लो। यही इमरान खान ने किया। तीसरा साल है, जेल चला गया, और क्या करना है उसके साथ? उसने तो अपनी जो गलतियां की हैं उसकी सजा भी भुगत ली। बिलावल साहब पैदाइशी चेयरमैन है, मरियम नवाज हमजा शहबाज पैदाइशी चेयरमैन है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी तरक्की करता हुआ सीएम बनूं, मेहनत करके बन सकता हूँ। वो कौन सी आदत और हैबिट है जिससे आपने बड़ा कोशिश करके ना अपने आप को बचा के रखा मीडिया ऑनर बनने के बाद, जो ज़िया साहब में थी? ज़िया साहब बहुत जल्दी फारग कर देते थे जॉब से? जॉब से खड़े खड़े? खड़े खड़े। ये मुझसे नहीं हुआ आज तक। मैं आज तक जाती उमरा नहीं गया, मैं आज तक बनी गाला नहीं गया, आज तक बिलावल हाउस नहीं गया। मुझे पसंद नहीं है ऐसे जर्नलिस्ट जो जाकर गोद में बैठते हैं जाके सियासतदानों की। मैं उससे बुरा है जी, मैंने नहीं देखा जिंदगी में। किस घर में जाते थे सबसे पहले तो अटैक ही खवातीन पे हुए, ये पहले कभी नहीं हुआ। ये तो इंडियन फौजियों को करना चाहिए था ना, हमने तो उनका काम किया। पीपल्स पार्टी छोड़ने की वजह भी बीबी की पॉलिसियाँ थी। पीपल्स पार्टी के लिए मेरी 3 जेलें हैं और 1 शाही किला। शिकस्त के जख्म में अमेरिका ठीक ही नहीं होने देता, ट्रंप रोज एक जहाज बढ़ा देता है। एक जहाज बड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद आर-एन-एन। बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। मेरे दिल के बहुत करीब हैं और अगर मैं शोबा सहाफ़त की बात करूं, जब मैंने सहाफ़त के शोबे में कदम रखा उस दौर में इनका तूती बोलता था। दबंग सहाफ़त और निडर सहाफ़त, दलेर सहाफ़त के बानी हैं और बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं और इस वक्त एक मीडिया ग्रुप के चीफ एडिटर CEO हैं। मेरी मुराद है वन एंड ओनली अली अहमद ढिल्लों से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू नाइम, सो नाइस। अच्छा सर, ये थोड़ा सा ना डिफरेंट शो है इस एतबार से, और मैंने आपको कन्विंस किया कि जो है ना ये शो कर लेते हैं। तारीफ कुछ ज्यादा हो गई। अच्छा नहीं, वो तो बहुत कम हुई है सर, उस पे आना है, मैं साबित करूंगा अभी आपकी गुफ्तगू से। अच्छा सर, पैदाइश किस शहर में हुई, किस इलाके में हुई, और जब होश संभाला तो घर का माहौल क्या था, फैमिली मेंबर और घर का माहौल क्या था? होश तो आज तक नहीं संभाला। अच्छा। पैदाइश मैं तो एक पेंडू हूँ बेसिकली। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट कसूर में एक मेरा टाउन है खुडियाँ, वहाँ मेरी पैदाइश हुई और वहीं गवर्नमेंट हाई स्कूल खुडिया में मैं पढ़ा। घर का माहौल लिबरल था। मेरे फादर इनके बिफोर पार्टीशन के ग्रेजुएट थे और उनका मजहब सच्चाई था। अच्छा। लिबरल थे, अच्छी चीज़ों को पसंद करते थे, इसलिए हम थोड़े से उनके कहने पे चल पड़े। जो नो के पाकिस्तान में ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड को नुकसान होता है, लेकिन हम खुश हैं, वी आर वेरी मच हैप्पी। इब्तदाई तालीम और यानी कि वैसे घर में जो है एक पढ़ने लिखने का रुझान था? हाँ, हम सारी फैमिली पढ़ी लिखी थी। मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मास्टर ना किया हो। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी बहन है, उन्होंने 1967 में MSc की गवर्नमेंट कॉलेज से। फादर बिफोर पार्टीशन ग्रेजुएट थे। मदर बड़ी अच्छी शायरा थी। हम पढ़े लिखे जट थे, वो गंडासे वाले नहीं थे। अच्छा। तो इब्तदाई तालीम कहाँ से फिर हासिल की? गवर्नमेंट हाई स्कूल खुडियाँ, अच्छा। फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल कसूर, एक लाहौर में एक स्कूल है इस्लामिया हाई स्कूल संत नगर। संत नगर वाला? हाँ, वहाँ भी मैं थोड़ी देर रहा हूँ। अच्छा। तो मैट्रिक तब तो कभी लाहौर, कभी कसूर, कभी खुडियाँ घूमते रहे। और मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज, तो फिर वहीं से ग्रेजुएशन की, फिर यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ से MA जर्नलिज्म और लॉ की डिग्री ले ली। अच्छा, बकायदा लाहौर हाँ, जब रहना शुरू किया, पड़ाव किया, वो
नहीं नहीं, कौन सा दौर था? मेरी पैदाइश से पहले ही ये हमारा एक घर लाहौर में भी था। अच्छा। तो जो पढ़ता था वो लाहौर आ जाता था, बड़ी बहनें सारी पढ़ती थी, बड़ा भाई पढ़ता था। तो जो समर वेकेशन में सारे वापस गांव आ जाते थे। तो लाहौर के तो आना जाना मुसलसल था। बाकी मामू चाचे फूफो सब लाहौर में रहते थे। दौरान स्टडी जो है कोई गोल बना लिया हुआ था कि ये करना है, या बस पढ़ रहे थे? ये साफत वाला फैसला बाद में हुआ? नहीं, जर्नलिस्ट को मैं पसंद करता था। अच्छा, मसलन उस दौर में बेसिकली तो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो हिस्ट्री बड़ी डिटेल में पढ़ी। तो ज़फ़र अली ख़ान, हसरत मोहानी, इनको मैं बड़ा पसंद करता था, मोहम्मद अली जौहर। फिर मैं थोड़ा सा लिबरल बाप का बेटा था, तो साहिर लुधियानवी बड़ा आइडियल था, उनकी किताबें पढ़ी। तो बस ये कोशिश होती थी कि कुछ ऐसा किया जाए जो अच्छा हो। किस दिन फैसला किया कि जर्नलिज्म करनी है? किसी ने कह दिया, खुद से फैसला नहीं, कर लिया, वालिद साहब ने कह दिया? ये मेरा अपना फैसला था। वालिद साहब तो मुझे लॉ की प्रैक्टिस करवाने के लिए कसूर ले भी गए। अच्छा। वहाँ मैंने 2-3 साल लॉ की प्रैक्टिस भी की, लेकिन दिल नहीं लगा वो प्रैक्टिस में। बड़ा मुश्किल काम है किसी की जेब से पैसे निकलवाना। मैं नहीं कर सका। एक बंदा आपके पास मजलूम आता है, चाहे उसने कत्ल ही किया, कत्ल तो उसने जोश में आके वक्ती तौर पे कर लिया, अब वो आ गया दूसरी दफा कत्ल होने के लिए। दूसरी दफा कत्ल होने के लिए। तो बड़ा मुश्किल था उनसे पैसे निकलवाना। फिर उनकी अक्सर कोर्ट्स में मोस्टली गरीब लोग आते हैं, जाहिर साबिया सैयद लोगों की तो बाहरी सेटलमेंट हो जाती है, या वो कोर्ट में भी आते हैं तो प्रोटोकॉल से आते हैं। तो मोस्टली जो जेल में है उनके पीछे किसी की बहन आ रही है, किसी की बीवी आ रही है, किसी की माँ आ रही है, बूढ़ी माई है। तो वकील साहब ने उससे पैसे निकलवाने हैं, वो पहले ही रो रही है। बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने 2-3 साल के बाद ही हाथ जोड़े बाबा जी को कि बाबा जी मेरे बस का काम नहीं है। 2-3 साल प्रैक्टिस की? हाँ, अच्छा। अच्छी प्रैक्टिस की। एडवोकेट अली अहमद ढिल्लों। लेकिन जो उसमें नुकसान था जो हो रहा था ना, कभी बाबा जी भी कोई केस भेजते थे, कहते थे फीस नहीं लेनी। अच्छा। तो मुझे तकलीफ बड़ी होती थी। तो मैं सोचा कि मैं की बनी जा रहा, एनी पैसे ना मोहब्बत। उस दौरान ज़िया शाह साहब ने पाकिस्तान के एडिटर बने, उनसे बड़ा अच्छा तल्लक था, फैमिली टर्म्स थे। तो उन्होंने मुझे कसूर का इंचार्ज बना दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का? पाकिस्तान जब ज़िया साहब जंग से पाकिस्तान आए? पाकिस्तान आया तो आपका ये डेब्यू है? ये मेरा डेब्यू था। अच्छा। लेकिन वहाँ तशनगी रहती थी, बहुत थोड़ा सा था, सही कर नहीं सकते। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर को तो कोई पसंद भी नहीं करता। जो लाहौर में अखबार वाले बैठे होते हैं, न्यूज़ रूम वाले स्पेशली, वो समझते आएगा तो घी का डब्बा लेके आएगा, चौला दी बोरी लेके आएगा। मैं ये कहाँ करने वाला था। तो मैंने वो छोड़ दी। यानी कि लाहौर डेस्क दा पाला कि चौधरी में पै गया। अच्छा। कसूर वकालत के बड़े मज़ेदार किस्से हैं। अच्छा। तो मैंने ब्लैकमेल किया बाबा जी को कि मैं नई गाड़ी लेके देंगे तो प्रैक्टिस शुरू करूँगा। ठीक है। उनसे नई गाड़ी ली, प्रैक्टिस शुरू की। तीसरे दिन ही मजिस्ट्रेट ने मांग ली, मैं फिर बस पे वापस। वो किसी फैसले के लिए मांगी? नहीं, वैसे आ गया उनका, आ गया जो किसे कहते हैं वो रीडर, कि उनको गाड़ी चाहिए। और मज़े की चीज़ सुनाता हूँ आपको। मेरे बड़े भाई सरदार मशहूर अहमद साहब मेरे बहनोई भी हैं, कज़न भी हैं, तो वो लाहौर बार के सदर भी रहे हैं, जज भी रहे हैं। जब मेरा पहला केस था तो मैंने लाहौर आया, उनके पास बैठकर मैंने बड़ी तैयारी की। एक बेल थी, तो मैं गया तो आधा घंटा वहाँ मैंने बोला, दलाइल दिए, बेल रिजेक्ट हो गई। और जब मैंने वकालत छोड़ी है, वो बेल मेरा मुंशी करवा लाता था। अच्छा। मुझे जाना भी नहीं पड़ता था। कसूर तो आपका हुआ ना? आप मुंशी को कहते पहले भी। यानी कि
वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये है वकालत। फिर मैं घर आके रोया कि जनाब ये की चक्कर है, मैं तो फिर बस ते आ रहा। बोला गया यार तू एक और गड्डी रख ला। मैं एक और गड्डी रख ली। फिर सेशन जज साहब ने कहा कि नहीं वो गड्डी कड़ी तू आप इस्तेमाल कर, वो दे। 2-2.5 साल में मैं तो फारग हो गया जहनी तौर पे। नींद ही नहीं आती थी मुझे कि मैं किस भैड़े काम च फंस गया। सॉरी कोई वकील भरा मेरे को नाराज ना हो जाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। अच्छा, अब वो आपने स्विच किया पाकिस्तान अखबार, हाँ, जियाद साहब एडिटर, और लेकिन वो छोड़ दिया ना क्योंकि अच्छा वो भी छोड़ दिया। कितना अरसा किया? मेरा ख्याल है कोई 1 साल किया। अच्छा, फिर मैं जो यहाँ के इंचार्ज नुमाइंदगान थे उनसे थक गया। जो लॉर्ड डेस्क होता है मुजाफात की खबरें लगाने वाला, उससे डर गया। तो फिर मैंने छोड़ दिया। जिया साहब ने ये बाहर वाला जो इल्जाम होता है साफियों पे ब्लैकमेलिंग, वो तो बाद की बात है। अंदर जो ब्लैकमेलिंग होती है ये वो थी। एक्चुअली जो ब्लैकमेलिंग है ना, अखबार में सबसे अमीर 2 लोग होते हैं। एक होता है सर्कुलेशन मैनेजर अच्छा, और एक होता है इंचार्ज नुमाइंदगान, जिनको बाहर कोई नहीं जानता। कमाल है। इनको जो भी ये होगा वो आपको हमेशा खुशहाल नजर आएगा। अखबार वाले रो रहे होंगे, मालकान तनख्वाह देने से रो रहे होंगे, रिपोर्टर सब एडिटर तनख्वाह ना मिलने पे रो रहे होंगे। सिर्फ वो 2 होंगे जो आपको हर वक्त मुस्कुराते खुशहाल नजर आए। इंचार्ज नुमाइंदगान की समझ आ गई है, सर्कुलेशन वाला कैसे खुशहाल? हाँ बताता हूँ मैं। जब मैं खबरें में था तो मेरे दोस्त हैं कसूर के जवेद मलिक, उनको मैंने बनवाया था ब्यूरो चीफ कसूर खबरें में। वो मुझे कहते हैं यार थोड़े जे पैसे भी चाहिए ने उन खबरों का कि पैसे मंगते बंदा बुरा लगता है। मैं क्या दसो ताली मैं की कर सकना। उसने मुझे कहा कि आप मुझे कसूर की एजेंसी लेना है। मैं कहा ठीक है। मैं जज साहब के पास गया। मैं कहा जज साहब कसूर की हमें आप एजेंसी दे दें ताकि हमें थोड़े से आमदनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है ले लो। उन्होंने मुझे दे दी। मैंने जवेद मलिक से कहा अभी चलो इसको चलाओ। तो 2-3 महीने बाद जवेद मलिक मेरे पास आया कि जी सर्कुलेशन मैनेजर साहब को 5,000 महीना ना दे दिया कर। बड़ा गुस्सा आया। मैं क्यों किस चक्कर में? कहता जी वो हमारा अखबार बदामी बाग बस पे रखता है, अगर मैं 5,000 दे दूंगा तो चुबुर्जी पे रख दिया करेगा, फिर अखबार टाइम पे आ जाया करेगा। और उसके बगैर टाइम पे नहीं आ सकता था। मैं सर्कुलेशन को मैंने कहा दे दो भाई, मुझे ना पता चले, उसे कहो कि अली साहब को नहीं पता। तो वो 5,000 रुपया महीना सर्कुलेशन मैनेजर को देता था। और उस वक्त मेरा ख्याल है कोई 2,000 के करीब स्टेशन थे खबरें के। तो अंदाज़ा करें कि उनको मंथली कितनी इनकम आती थी। पाकिस्तान से जियाद साहब के साथ आप खबरें आए? जी हाँ, आप फाउंडर मेंबर हैं खबरें के? फाउंडर मेंबर। खबरें ने क्या ट्रेंड चेंज किया पाकिस्तान की सहाफत में? खबरें ने आकर अवाम और सहाफत को एक दूसरे के साथ मिला दिया। 50 ओवर के मैच और T20 वाला कोई फर्क आया? नहीं, मेरा टेस्ट और वनडे वाला फ़र्क आया। अच्छा, T20 तो नहीं हो सकती जर्नलिज्म में। लेकिन ज़्यादा शायद वहाँ एडिटर थे जो जिसको कोई भी मिल सकता था। मिल सकता था। नीचे को आया मिलना चाहता हूँ तो वो मिल सकता था, वरना उस वक्त के जो बड़े अखबारों के एडिटर थे कौन मिल सकता था उनको? नहीं, जिस तरह की वो सहाफत की उन्होंने, वो तो हर वक्त अंडर थ्रेट रहते होंगे। हाँ, लेकिन नीचे से जाना है ना उसने, सिक्योरिटी के बाद ही मिलना है ना जाके। हम भी अंडर थ्रेट होते थे। खबरें में बड़ी तंगदस्ती के साथ खबरें खड़ा हुआ। और खबरें में ज़िया साहब बहुत मेहनती थे। उनके 2 रूप थे, एक एज ए जर्नलिस्ट, एक उनका पर्सनल से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, जर्नलिस्ट में उनका कोई मुकाबला नहीं था। जर्नलिज्म में वो एक समंदर थे और उनसे ज़्यादा मेहनत भी कोई नहीं कर सकता था। देखिए 2 अखबार उन्होंने कामयाब बना के दिखाए, फिर उन्होंने आपके सामने इवनिंगर कामयाब करके दिया उस वक्त। जिस तरह जंग के बाद दीगर अखबार मुल्क भर में जब कोई नया अखबार आता तो उससे बड़ा उसकी पैदाइश से पहले ही जो है ना बाज़ का तो उसका हमल गिराने की कोशिश की जाती।
और दिन के साथ हुआ, बहुत सी और अखबारों नहीं, के साथ, खबरें के साथ हुआ। कराची में हुआ, खबरें के साथ हुआ, यही मैं पूछना चाह रहा था। खबरें को कोई मुश्किलात इस तरह की पेश आई? खबरें के साथ ये हुआ कि अब वो वफात पा गए हैं, जो वफात पा जाए उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए। एक हमारे न्यूज़ एडिटर बन गए, जंग से आए थे। तो 6 सितंबर 92 को खबरें निकलना था। ठीक है। 3 महीने पहले हमने स्टोरी शुरू की, अपना होमवर्क शुरू किया, सब ने बहुत मेहनत की। तो 4 सितंबर को वो न्यूज़ एडिटर्स सब कुछ लेके वापस जंग चले गए। और वो जो लॉन्च थी वो खतरे में पड़ गई। फिर वो 20 डेज Delay हमने हुआ। उसको डिले किया, लेकिन उसके बाद उतनी 20 डेज में मेहनत नहीं हो सकती थी। ये हुआ खबरें के साथ। आपका आगाज खबरें में एज ए क्या था? एज रिपोर्टर। अच्छा, कौन सी बीट सी? यही मज़ेदार, ये भी एक मज़ेदार चीज़ है। मैं खबरें के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी था। तो रिपोर्टिंग वाले समझते थे कि मैं मुखबर हूँ ज़िया साहब का। तो वो मेरे चाहते थे कि मैं रिपोर्टिंग से निकल जाऊँ। हालांकि जो मुखबर थे वो भी पता चल गया था कौन है। आप उनको जानते हैं, अब नाम लेना फिर अच्छा नहीं लगता। अब दोस्त हैं, अब कुलीग हैं सारे। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने ज़िया साहब को कन्विंस किया कि जी अली को आप रिपोर्टिंग से अलग करना। बीट उस वक्त मेरे पास सरकारी महकमे थे, LDA, FIA, एंटी करप्शन, इस तरह के भी आगाज़ ही था। तो ज़िया साहब ने मुझे बुलाया भी कि चीफ़ रिपोर्टर साहब आपको नहीं रखना चाह रहे, ना डिप्टी चीफ रिपोर्टर, और 5-6 लड़के आए हैं, वो कहते हैं जी आप सही काम नहीं करते। मैंने कहा जी मैं क्या कह सकता हूँ, रिकॉर्ड देख लें, मिसिंग तो कोई नहीं है, इतनी एक्सक्लूसिव भी हैं। वो कहते हैं लेकिन जब चीफ रिपोर्टर पसंद ना कर रहा हो, डिप्टी एडिटर पसंद ना कर रहा हो, तो क्या करें। मैंने कहा जी फिर आप ऐसे करें, मुझे एक टीम बना दें। क्या करोगे? मैं कहा जी मैं एक्सक्लूसिव करूँगा। उन्होंने 2-3 रिपोर्टर जूनियर मुझे दे दिए, जहाँ जुल्म वहाँ खबरें का आगाज़ हुआ। और जिसको छापा मार कहते हैं, इंस्पेक्शन टीम बनी। अच्छा, वो बन गई। लाहौर की पहली इंस्पेक्शन टीम थी जिसका मैं इंचार्ज था, और उसी ने खबरें को खड़ा किया। बड़ी इंस्पेक्शन पहली कौन सी याद आती है? बड़ी बड़ी की हैं। पहली मेरा ख्याल है काजी साहब के साथ की थी हमने, करबाट, फिर पसीन। काजी साहब आ रहा है, काजी आ रहा है, काजी जा रहा है, ये हमने शुरू किया था। फिर हाजी मकसूद भट्ट के ख़िलाफ़, राना फूल खान फैमिली के ख़िलाफ़, हकीम तसीन को जेल कराया, डॉक्टर सादत को जेल कराई, पता नहीं किस किस की व्यू हॉस्पिटल की, सर्विसेज की, जुवे खानों पे। जब आप रेड करते थे, छापा मारते थे पूरी क्रैकी के बाद, अब आपने वो कवर कर लिया, उस वक्त तो जाहिर बात है कि वो स्टिल कवरेज होती थी, तस्वीरें बन गई, चीज़ें हो गई। वापस जब दफ्तर आ जाते थे और अखबार के छपने तक किस तरह राब्ते होते थे, ऑफर्स होती थी? एक तो शुक्र है कि उस वक्त मोबाइल नहीं थे। अच्छा। इसलिए उस तरह राब्ते नहीं होते थे। मोबाइल पर तो फ़ौरन पकड़े जाते हैं ना। उस वक्त मोबाइल नहीं थे, ज़ाहिर है कि लैंडलाइन पर ही फ़ोन आना, या घर आएगा या ऑफिस में आएगा, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता था। और मेरा इंस्पेक्शन करने का स्टाइल ये था, मैंने नियर अबाउट 300 इंस्पेक्शनें की थी, और सिर्फ एक दफ़ा झगड़ा हुआ था। हम किसी को पता चलने नहीं देते थे कि हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसकी बातों में बात निकाल लेते थे। और कभी मुतलका थाने को इन्फॉर्म करके जाते थे? हाँ, एक दफ़ा गए थे, उसी में मार पड़ी थी। अच्छा। मेरे साथ मुजम्मल सोहरवर्दी थे मेरी टीम में, और एक आरिफ हुसैन फोटोग्राफर थे। हमने जाली दवाइयों की इंस्पेक्शन की, ये कौन सी है, मुस्लिम मस्जिद के साथ जो है, लोहारी गेट के पास नहीं है, ठीक है, वो मेडिसिन की मार्केट। तो हमने SHO लोहारी को साथ लिया, जाके इंस्पेक्शन की। जब हम इंस्पेक्शन करके जा रहे थे तो उनको समझ आ गई कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब मैं इस तरह ये बताता हूँ कि मैं इंस्पेक्शन कैसे करता था। तो वो पीछे आके 200 आदमी ने हम पे हमला कर दिया, SHO भाग गया। मैंने आरफ से कहा था कि अब फ़ोटो ना उतारना,
उसने एंड पे फिर एक फ़ोटो उतार ली, उस पर उनको इल्म हो गया, उन्होंने हमला किया। अब कैमरा था आरिफ के पास, मैंने कहा तुम तो भागो ना। उसको भगाने के चक्कर में मैंने और मुजम्मल ने उनको रोका। जब उन्होंने मारना शुरू किया तो मैं तो उनसे लड़ाई नहीं, भाई 200 बनता है, आप क्या कर सकते हैं। मुजम्मल साहब ने ज़रा थोड़ी सी नौजवान था, एक दो को आगे से लगा दी, फिर चिरागों में रोशनी न रही, 200 बंदा था। लेकिन इंस्पेक्शन हमने वो भी लगाई, छोड़ी नहीं है। यानी कि ये वो इंस्पेक्शन थी जिसमें आप एक प्रॉपर सदेबाप के साथ इस तरह जा रहे थे कि चलो मुतलका थाने को शामिल करते हैं, वो आपकी गलती थी। वो गलती हो गई। और इंस्पेक्शन बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। आज उसके बाद हुआ ये है कि इंस्पेक्शन को इन्होंने ब्लैक मेलिंग में तब्दील कर दिया। उस वक्त ऐसे नहीं होता था। जैसे हकीम तस्कीन के ख़िलाफ़ हमने की, हमारी एक खातून रिपोर्टर थी, वो आई तो उन्होंने नकाब लिया हुआ था। मैं परेशान हो गया। वो बट फैमिली से थी, बड़ी लिबरल सी लड़की थी। मैं कहा बट साहब क्या हुआ है, इस्लाम आ गया एकदम। मजाक किया उसे, वो रोना शुरू हो गए। मैं डर गया, यार एक लड़की है, क्या कह दिया मैंने इसको। मैंने इसको सर पे हाथ फेरा, बेटा हुआ क्या है। उसने वो नकाब उतारा तो उसकी ये स्किन भी ख़राब और ये स्किन भी ख़राब। मैंने फौरी तौर पे अफजाल तालब साहब, उन दिनों हमारे हेल्थ रिपोर्टर थे, तो मैंने कहा कि आप ऐसे करें, खबर लगाओ उसके ख़िलाफ़, इसका ट्रीटमेंट कराओ। यार वो कह रही है मेरी शादी है थोड़े दिनों बाद। वो रूटीन में खबर लग गई। तो शाम अगले दिन मुझे फ़ोन आ गया कि अब तुम टांगों पे नहीं घर जाओगे। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि मसला कुछ है। मैं सुबह गया कि हकीम तस्कीन के, जाकर उसकी 5-6 मेडिसिन ख़रीदी, वो हमने PCSI लेबॉर्ट्री भेज दी। फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला गुजरांवाला से है। मैंने अपने गुजरांवाला ब्यूरो को लिखा कि ये इतला मिली है, वहाँ जाकर चेक करके आएंगे, ये इसका पूरी बैकग्राउंड लेकर आओ। बैकग्राउंड लेकर आए तो वो हकीम तस्कीन की डिग्री भी नहीं थी, वो डिग्री उसके कज़न की थी। उसकी डिग्री पर वो हकीम तस्कीन बना हुआ था, नाम इसका कुछ और था, पता नहीं यकूब था क्या था। तो उतनी देर में PCSI की लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट भी आ गई, वो भी नेगेटिव थी। वो लेकर मैं CM के पास चला गया। उन दिनों सरदार आरफ ने कही थे CM, तो हमने ऑर्डर कराया पर्चे का, उसको गिरफ़्तार कराया। और उस वक्त बाकी तमाम अखबारों ने उससे फुल एडिशन लिए, कलेक्ट। अच्छा, इस सफ़र में एक बड़ा इम्पोर्टेंट मोड़ जो है शादी वाला, हाँ, वो कब आया? और वो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? लव और अरेंज मिली जुली थी। अच्छा, मेरी वाइफ मेरी जूनियर थी यूनिवर्सिटी में, वहाँ से हमने शादी का फ़ैसला किया। जॉब स्टार्ट हो चुकी थी, हाँ खबरें का दौर है ये। हाँ, खबरें का नहीं, खबरें से पहले का दौर है। ये 90 में शादी हुई थी मेरी, खबरें 92 में आया। फिर खबरें से राहें जुदा करने का कब फैसला हुआ, क्यों हुआ? बड़ा तकलीफ दे बात है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख है मुझे इस बात का, खबरें से अलहदगी का। लेकिन जो चीज़ होनी होती है फिर होके रहती है। लेकिन मैं वह डायरेक्टर हूँ जो हंसता खेलता वहाँ से निकला, गले मिल के निकला, बता के निकला। और कितने साल बाद? तकरीबन 9 ईयर्स। 9 ईयर्स। अच्छा, आज भी मैं उनसे मिलता हूँ, मेरे तो वो उस्ताद हैं। पहली रीज़न क्या थी? पहली रीज़न ये होगी थी, एक तो ज़िया साहब का टेम्परामेंट था, वो थोड़ा सा शक ज़्यादा करते थे हर बंदे पे, और थोड़े से कानों के कच्चे भी थे। जिस रिपोर्टर ने काम करना है वो लॉबिंग नहीं कर सकता। वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो काम नहीं करते थे और लॉबिंग करते थे। इत्तेफाक से ज़िया साहब मुझ पर इत्मीनान बहुत करते थे, तो मुझे सबसे अच्छी बीट मेरे पास होती थी, कि ये डिलीवर करेगा ना। डिलीवर करेगा, और हम करते थे। लेकिन इंस्पेक्शन टीम 3-4 साल मेरे पास रही, फिर CM 3-4 साल मेरे पास रहा, एंड तक सेक्रेटरीट मेरे पास रहा। सबसे बड़ी यही 3 बीट्स होती हैं। पीपल्स पार्टी बीट मेरे पास रही, पॉलिटिकल में बेनज़ीर गवर्नमेंट वगैरह सारी, नवाज शरीफ गवर्नमेंट। तो जो वो लॉबिंग थी ना, मैं उनकी राह में बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था। उन्होंने ये काम शुरू किया।
मुख्तलिफ अफवाहें, फजूल। मेरे बाबा की डेथ हो गई जब 97 में डेथ हुई है, तो डेथ के बाद ज़ाहिर है कि विरासत तकसीम होती है, तो आप थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो भी उन्होंने कहा जी इसने करप्शन कर लिया, देखें नई गाड़ी कहाँ से आ गई इसके पास। फिर ज़ाहिर है कि हम जब फादर की डेथ के बाद तमाम फैमिली अलग अलग हुई, तो घर तो लेना ना, फिर पहले तो इकट्ठी फैमिली थी, उस पर इतराज़ ये देखिए इसने घर कैसे बना लिया है, कि पहले पता तो करो मैं कहाँ से हूँ, और जो मैंने घर बनाया मेरी बाकी फैमिली ने नहीं बनाया, क्या मैं अकेला ही हूँ। फिर एक था कि ज़िया साहब की सारी फैमिली आ गई थी कमरे में, उनके दोनों बेटे बेगम साहबा, बाजी यास्मीन, उनकी बेटी। तो एक फैमिली के जब इतने बंदे आ जाए, एक उनके ब्रदर इन लॉ थे वो भी आ गए, इतने सारे लोगों को अब खुश नहीं रख सकते। तो जो खुशामद पसंद होते हैं सब ने एक एक फैमिली का बंदा पकड़ा, उसकी पनाह में आ गए। उनके मैं लड़कों के नाम नहीं लेना चाहता, वो आज भी वैसे ही हैं जैसे उस वक्त है, काम नहीं आता, बाकी बातें जितनी मर्जी करा लें। तो मैंने फील किया कि बेहतर है कि हंसते खेलते निकल जाओ। तो मैं ज़िया साहब के पास घर गया, घर जाकर उन्हें मैंने बताया कि जनाब अब नहीं, ये मसाइल पैदा हो गए हैं, इससे पहले कि हमारा आपस में कोई झगड़ा हो जाए तो मैं गले लग कर उनको छोड़ के आया। आज भी मैं उनके घर जा सकता हूँ, इमरान से बड़ा प्यार है, छोटे भाइयों की तरह है, मेरे उस्ताद का बेटा है। अच्छा, उधर जो है वकालत आपने फैसला किया, हाँ, इसी तरह मज़े की बात है, जब वकालत छोड़ी थी तो मेरी एवरेज तकरीबन 45,000 50,000 थी 92 में, और मैं 5,000 की जॉब पे आया था छोड़ के। लेकिन मैं खुश था। अब जब ज़ियाद साहब के घर से निकले आप, हाँ, वो मुलाकात करके, उसके बाद मुलाकातें हुई होंगी, लेकिन बतौर आपके एडिटर तो वो आखिरी मुलाकात थी। हाँ, हाँ। तो फिर उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि करना मैंने काम यही है। काम यही करना है। मेरी मीर शकील रहमान से मुलाकात हुई, बड़ी लंबी चौड़ी। अच्छा। उन्होंने कहा मैं जियो लेके आ रहा हूँ, वेट कर रहे हैं मेरा, जवाद नज़ीर साहब से रब्ता रखें, तो आपने कहीं और नहीं जाना। ठीक है। इससे पहले कभी जंग ग्रुप में आपने काम नहीं किया था? नहीं। अच्छा, ये उनसे मुलाकात हुई, शफाक गोदल साहब होते थे फेडरल सेक्रेटरी, हम्म, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, बड़े भाइयों की तरह। उन्होंने ये मुलाकात अरेंज करवाई, तो मीर साहब बड़े प्यार से मिले मुझे, मेरा काम देखा, कहते मैं जियो चैनल लेके आ रहा हूँ, तो आपने उसमें आना मेरे साथ। मैंने कहा जी ठीक है, जवाद नज़ीर से रब्ता रखिए। मैंने कोई 15-20 दिन महीने बाद पूछ लेना जवाद साहब से, उन्होंने कहना अभी तो कुछ नहीं यार, अभी तो कुछ नहीं। फिर अचानक क्या हुआ कि जवाद साहब खुद एक्सप्रेस में चले गए, हालांकि वहाँ भी उनको भेजा ही गया था। मैं वो बात नहीं करना चाह रहा था, एक्सप्रेस भी अपनी लॉन्च वाले दिन लॉन्च नहीं हो सका था। इसलिए बता तो रहा हूँ हाँ, क्यों नहीं हुआ था। तो मैंने जवाद साहब से फ़ोन किया, मैं कहा भाई जाना आपने तो मुझे जियो में ले जाना था, कहता कोई नहीं आना जियो शियो, तू जो मर्जी करना कर ले, अच्छा, आज़ाद है साढ़े वाला तो। दिल आज़ाद है। तो हुमायूं सलीम साहब बड़े मशहूर साफ़ी हैं, वो भी खबर में हमारे साथ थे, वो आ गए मेरे पास, एक ही प्रोग्राम है। मैं कहा हुमायूं साहब नौकरी ना ही करिए तो अच्छा, कोई छोटा मोटा अपना काम कर लेने। वो कहता मेरे को एक आइडिया है, एक डिक्लेरेशन है मुकाबला, तो पहले इवनिंग कर लेना। कहा चलो जी कर लेते हैं। ये धक्का मुझे हुमायूं साहब ने दिया, ओके। और ख़ुद मुझे बीच में छोड़ के खुद भाग गए। लेकिन मैं ज़िद्दी आदमी हूँ, जब हो गए शुरू तो फिर हो गए। तो फिर साथ ही लीडर का डिक्लेरेशन मिल गया, फिर दोनों शुरू कर लिए, फिर काम चल रहा है उस वक्त से, शुक्र है अल्लाह का। पाकिस्तान वाला दौर, खबरें वाला दौर, ये आज तो का दौर, मैं सिर्फ कौन सा दौर इस मुल्क में सहाफ़त के लिए साजगार था? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले फिर भी बेहतर था, और जब तक इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं हुई उस वक्त तक बेहतर था।
ये सोशल मीडिया के नुकसानात में से है एक, जो सहाफ़त ख़राब हुई है। मैं एक बताता हूँ आपको, एक सोशल मीडिया ने ज़ालिमों का चाका उतार दिया। चाका समझते हैं ना? आपने एक बंदा एक्सपोज कर दिया, अब क्या होगा? या तो उसे को पकड़ के अंदर दे दे, उसको उसके अंजाम तक पहुँचाए। जब आप नहीं पहुँचा सकेंगे, उसका चाका उतर गया। फिर वो कहना मैं तो यहो जाएगा जे जो करना जे कर लो। स्टैब्लिशमेंट पहले थोड़ा थोड़ा इंटरफेरेंस करती थी किसी खास मौके पे। सोशल मीडिया ने जब एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज किया है, उसका फ़ायदा ज़रूर हुए लोगों को, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट फिर खुल के सामने आ गई कि जो कर सकते हो कर लो, इसी तो करना चाहिए। अब वो ऑडिटर्स को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, कहते हैं ये ऐसे होगा, इमरान खान का नाम नहीं आएगा आज के बाद। पहले कभी ऐसे नहीं होता था। ये सोशल मीडिया के नुकसानात हुए हैं कि हर बंदा बेबाक हो गया है। मीडिया ऑनर बन के, अखबार मालिक बन के कभी रियलाइज हुआ कि ज़िया शाहिद साहब के भी कोई मसाइल होंगे उस वक्त, जो उस वक्त आपको समझ नहीं आए? ज़िया साहब बहुत ही दलेर एडिटर थे। मैं उनके मुकाबले पे आधा भी नहीं हूँ। जितना वो प्रेशर बर्दाश्त कर लेते थे, मैंने किसी को नहीं प्रेशर बर्दाश्त करते देखा। हमने हर खबर लगाई, खबर कभी रुकती नहीं थी। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ज़िया साहब छुट्टी नहीं दिया करते थे। मैंने जाना उनके पास कि जनाब मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ स्वात, तो मुझे छुट्टी चाहिए। 6 छुट्टियाँ मांगनी है। उस ज़माने में तो स्वात नारायण दूर भी ज़्यादा थे, उन्होंने काट के 2 कर दिए। अब 2 दिन के लिए कौन स्वात वगैरह जाएगा? मैंने क्या करना कि पहले मैंने एक खबर तैयार करनी एक्सक्लूसिव, वो अपने डेस्क में रखनी, लॉक करना और चले जाना फैमिली के साथ। मैंने 8-10 दिन के बाद आना। जब मैं वापस आता था तो मैं टर्मिनेट हो चुका होता था। मैंने गेट में एंटर होना, सब ने कहना अब तुम कैसे आ गए हो, तुम्हें तो ज़िया साहब नहीं बख्शेंगे। मैंने कहना ठीक है यार, ओके। मैंने जाना दराज से खबर निकालनी, ज़िया साहब कमरे में चले जाना, बाहर पीए ने कहना तुम कहाँ से आ गए हो? ज़िया साहब बहुत ज़्यादा डंटा करते थे लोगों को। तो मैंने अंदर जाना, क्या बात है? मैंने कहा सर ये बिदार भट्ट साहब को खबर समझ नहीं आ रही, दिखाओ। ये तो बड़ी अच्छी है। फोन उठाना, भट्ट साहब ढिल्लों साहब की क्रेडिबिलिटी है, इतनी अच्छी खबर लेकर आए हैं, फ्रंट पेज पे कम से कम 3 कॉलम तो लगाए ना इसको। ठीक है जाओ। उनको याद भी नहीं कि मैं कितनी छुट्टियां करके आया हूँ। इमरान खान से दोस्ती थी ज़िया साहब की बहुत ज़्यादा? ज़िया साहब की सबसे प्रोफेशनली दोस्ती होती थी। अच्छा, ज़ाती दोस्ती किसी के साथ भी नहीं होती। तो ये फिर मामला क्या था? कभी उनकी सुलह करवाई जा रही होती थी दोनों की, कभी नाराज़गी हो जाती थी, कभी इमरान खान का जो स्टाइल है ना, वो भी थोड़ा सा अग्रेसिव है। उनकी किसी से नहीं बनती, खान साहब की भी जल्दी बिगड़ जाती है। आपसे तो नहीं बिगड़ी? नहीं, मेरी उनसे बनी नहीं। मैं तो कभी किसी लीडर को मिलता ही नहीं। जर्नलिस्ट का क्या काम है कि वो भाग भाग के उनके घरों में जाए मिलने। मैं आज तक जाती उमरा नहीं गया, मैं आज तक बनी गाला नहीं गया, आज तक बिलावल हाउस नहीं गया। नबर आप जाकर ताल्लुकात बनाएंगे तो खबर कैसे देंगे? मुझे ये पसंद नहीं है ऐसे जर्नलिस्ट जो जाकर गोद में बैठते हैं जाके सियासतदानों की। वो जर्नलिस्ट नहीं होते, वो मुफाद लेने आए होते हैं। उन्होंने उस आड़ में मुफाद लेने हैं। चोरी परवेज राय, चोरी शुजात खान आपको फिर पसंद क्यों करते? वो एक वजह और थी। तो ज़हूरुल्लाह मरहूम मेरे वाले साहब के दोस्त हैं। ओके। तो मैं बचपन से ही उनके घर में मेरा आना जाना था, इसलिए परवेज़ साहब से ज़ाती दोस्ती थी। दोस्ती क्या अकीदत थी, बड़े थे मेरे, ये था। इस घर के टूटने का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? एक्चुअली जॉइंट फैमिली ने एक दफ़ा एक दिन टूटना ही होता है, इसलिए जॉइंट फैमिली
का जो एंड होता है वो काबिल तारीफ़ कभी भी नहीं होता। बेशुमार फैमिलीज़ देख लें आप, शरीफ फैमिली देख लें, इनका नाम इत्तेफाक था ना, जब टूटी है कितनी बुरी तरह टूटी है। भुट्टो फैमिली देख लें, जब टूटी है आज वो आपस में मिलते भी नहीं। जॉइंट फैमिली का अंजाम अच्छा नहीं होता, तो ये एक दिन होना ही था, क्योंकि बच्चे बड़े होने शुरू हो गए हैं, बच्चों के बच्चे होने शुरू हो गए हैं, तो सब आपस में भरम कैसे रख सकते हैं एक दूसरे का। कोई अच्छा जाता है, कोई नहीं अच्छा होता बीच में। अब अपनी फैमिली को चेक करें कि सारे कज़न जो हैं आपके मिजाज के मुताबिक तो नहीं है। कोई आपसे अच्छा होगा, कोई अच्छा नहीं होगा, कोई बहुत ही बुरा होगा। इस तरह जॉइंट फैमिली जब बड़ी हो जाती है तो फिर ऐसे ही होता है। जुल्फ़कार अली भुट्टो की बरसी चल रही है हम्म। आजकल, उनकी शहादत को कैसे देखते एक ज़माने में तो जुल्फ़कार अली भुट्टो हमारे आइडियल थे। उन्होंने बेशुमार गलतियां भी की। जब हम बाद में ज़्यादा पढ़ते हैं, आपका जो नुक्ता नज़र है वो मुतालिया का मरून मिन्नत है। हैं? अगर आप पढ़ेंगे नहीं और अपने आप को अक्लमंद समझेंगे तो फिर आप बड़ी जल्दी एक्सीडेंट कर लेंगे। भुट्टो साहब एक वडेरे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी गलतियां फांसी लेकर माफ़ करवा ली। उसके बाद उन पर तनकीद बनती नहीं। यही इमरान खान ने किया कि वो तीसरा साल है, जेल चला गया, वो और क्या करना है उसके साथ। आप उसने तो अपनी जो गलतियां की हैं उसकी सजा भी भुगत ली। वो एक असूली सियासतदान थे भुट्टो, जो उनका अपना असूल था। लेफ्टिस्ट शो करते थे नहीं, लेफ्ट को साथ मिलाकर हुकूमत ली। लेकिन हुकूमत में आने के बाद उन सब का क्या असर हुआ? जे रहीम, महमूद अली कसूरी, मुराज मोहम्मद खान, मुख्तार राना सब छोड़ गए। ये मौलवियों को खुश करने के लिए अपने आप को ग्रीन करने की कोशिश की भुट्टो साहब ने। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दुआ दिया, जुमे की छुट्टी कर दी, शराब खुद पीते थे और साथ बैन भी कर दी। बेनज़ीर भुट्टो का तर्ज सियासत उनसे मुख्तलिफ था या? नहीं, बेनज़ीर भुट्टो का भी इतना मुख्तलिफ नहीं था। वो भी एक वडेरे की बेटी थी, खुद भी वडेरे थी, तो वो कहाँ किसी की बात सुनते थे। भुट्टो साहब भी किसी की बात नहीं सुनते थे। पार्टी में तो सारे ये जितने भी लोग हैं हमारे मुल्क में, पॉलिटिकल पार्टी तो कोई है ही नहीं। थोड़ी बहुत पीटीआई अभी बनी थी, लेकिन वो तो अभी बच्ची है, छोटी सी है, अभी इसके आगाज़ किया उसने। नून लीग को देख लें, कौन इख्तलाफ करके रह सकता पार्टी के अंदर? हाँ, पीपल्स पार्टी में देख लें, पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी का फुकदान है। फुकदान है तमाम पार्टीज के अंदर, तमाम पार्टीज में। चेक कर लें आप, बिलावल साहब पैदाइशी चेयरमैन है, मरियम नवाज, हमदा शहबाज पैदाइशी चेयरमैन है। तो वर्कर क्या करेगा? मैं फ़र्ज़ करें कोई पार्टी ज्वाइन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी तरक्की करता हुआ सीएम बनूँ, मैं मेहनत करके बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। जब आप एक दफ़ा गाड़ी में बैठ जाए ना, फिर दोबारा मोटरसाइकिल पे आना बड़ा मुश्किल है। साइकिल से आप मोटरसाइकिल पे जाते हैं, जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से साइकिल पे बहुत मुश्किल है। ये हमारे सियासी लीडर इतने अमीर हो चुके हैं, इतनी इनके पास ताकत आ चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जरदारी फैमिली के पास जितना पैसा है आप सोच सकते हैं, शरीफ फैमिली के पास जितना पैसा है आप सोच सकते हैं, फजल रहमान के पास कितना पैसा है। अब तो गिलानियों के पास भी बड़े पैसे हैं, कुरैशियों के पास भी बड़े पैसे हैं। तो आम आदमी तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, और ये चाहते भी नहीं कि आम आदमी लड़े। इमरान खान की बड़ी गलतियां कौन सी हैं आपकी नज़र में, ब्लंडर्स जो हुए? वो सियासी था ही नहीं, है भी नहीं। वो तो एक स्पोर्ट्समैन था। उसके दिल में आया कि शौकत खाना बनाने के बाद मैं अवाम को भी ठीक करने की कोशिश करूँ। ये अवाम है ठीक होने वाली? अवाम इतनी बुरी नहीं थी हमारी, इसको ज़िया-उल हक ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। 70 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की वजह से बरादरिज़म टूट गई। अच्छा। बड़े बड़े लोग हारे,
लाहौर में मियाँ सलाउद्दीन हार गए, आरिफ इफ्तिखार हार गए, सरदार आरिफ नकई हार गए, सरदार अहमद अली हार गए, एक आध वडेरा बड़ी मुश्किल से मुमताज़ सुल्तान जैसा बचा था, सारे हार गए पीपल्स पार्टी की वजह से। लेकिन 77 में आकर भुट्टो ने जो सबसे बड़ी गलती की, उसने फिर उन हरे हुओं को टिकटें दे दी और जो 70 में जीते थे उनसे टिकटें छीन ली। एक तो ये नुकसान हुआ। उसके रीज़न खुद वडेरा था ना, जो गरीब जीते थे सोशलिज्म के नाम पे, 7 साल सोशलिज्म के लिए तो कुछ नहीं किया। वो तो मौलवियों को खुश करते करते खुद फांसी पे चढ़ गया और मौलवी उसके कभी थे ही नहीं। लेकिन जो हमारा एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ कि तबाही कहाँ से आती है। 79 में पहला बलदियाती इलेक्शन कराया गया, ज़ियाउल हक ने, वो गैर जमाती था। जब इलेक्शन गैर जमाती होगा तो मैं किस चीज़ पे वोट मांगूंगा कि आप मुझे वोट दें नईम साहब, या कहूँगा यार देख मैं तेरी बरादरी हूँ या आप पैसे ले ला। यही तो चीज़ें होती हैं ना इस तरह की। वरना गैर जमाती में जब आपके पास मंशूर ही नहीं है तो वोट किस चीज़ पे मांगेंगे और वादा किस चीज़ का करेंगे, किस चीज़ का वादा करेंगे। और बतौर इंडिविजुअल आप क्या डिलीवर कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो वो ख़रीदा गया, दोबारा बरादरिज़म खड़ा हुआ, दोबारा फ़िरकाबाजी खड़ी हुई, ये शिया है इसको वोट नहीं देना, ये सुन्नी है इसको वोट नहीं देना। 83 में दोबारा ये रिपीट किया गया, 85 के इलेक्शन में दोबारा किया गया। मैं 85 का इलेक्शन को डार्क पीरियड ऑफ पाकिस्तान समझता हूँ। गैर जमाती इलेक्शन करा के अमीर लोगों को ऊपर लाया गया। देखना नज़ीर कोस्तान भी जीत के आ गए, नवाज शरीफ भी जीत के आ गए, हकान अब्बासी भी जीत के आ गए, अमीर लोग जीत के आ गए, बरादरियों वाले जीत के आ गए। अब उनको इकट्ठा कैसे करना है कि ये इसको सीएम बना दो भाई, सबको सबसे वोट कैसे लेना है? ड्रीम दिया जाएगा ना। उनको तरक्याती बजट देना शुरू किया इन्होंने अरकान असम्बली में। वो तरक्याती बजट लेकर क्यों खुश हुए कि बीच में हमें हिस्सा मिलेगा। दैट इज़ द डे, डार्क डे ऑफ पाकिस्तान। रुकन असम्बली ने जब कमीशन लेना है बीच में से, तो ठेकेदार और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को मुलाये बगैर नहीं ले सकता। उस दिन से हमारी पार्लियामेंट करप्ट हुई और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो पहले कभी छुप छुपा के करप्शन करती थी ओपन हो गई। अब आप वो बजट वापस नहीं कर सकते। अरकान असम्बली का तरक्याती बजट से क्या ताल्लुक है? ये जो फैसला था ज़ियाउल हक और मोहम्मद का जुनेजो का, इसने हमारी जमहूरियत का गला घोंट दिया। उसके असरात अभी तक ख़त्म नहीं हुए और अभी आगे तक चलेंगे। इमरान खान डटे हुए हैं या कोई पूछ नहीं रहा? मेरा ख्याल है डटे हुए हैं, जुनूनी है, डटा हुआ है। लेकिन हम इस काबिल नहीं है, हमारी कौम इस काबिल है नहीं। हम तो छोटे छोटे मुफादात के लिए बिक जाते हैं। करप्शन में रेटिंग में देख लेना, हम टॉप कंट्रीज में हैं। एक पाकिस्तान को डिज़ाइन भी ऐसे हुआ था, वो एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे आपको कि पाकिस्तान बना क्यों था, उसकी ज़रूरत किस किस को थी और नुकसान किसका हुआ। ये ज़रा इस पे आखिर में थोड़ी सी अमेरिका ईरान जो सूरत हाल है, इसको कैसे देखते हैं? ये कोई सम अप हो जाएगा मामला, नहीं होगा? ये अभी लंबी जंग है और पाकिस्तान का रोल उसमें जो है? पाकिस्तान को यही करना चाहिए जो कर रहा है, अपने आप को बचाए। लेकिन ईरान क्या कर सकता है अमेरिका का? मुझे यही खतरा है कि अमेरिका के उसके तेल पे कब्जा ना कर ले, जिस तरह इराक के किया हुआ है। सदाम की भी 8 लाख फौज थी, जो ईरान को उन्होंने हशर नशर कर दिया है, ब्रिजेस तक तबाह कर दिए हैं। और अब वो, मेरा ख्याल है कि वो ग्राउंड फोर्सेस अपनी उतारेगा, 2-3 जजीरों पे कब्जा करेगा जहाँ से ऑयल शॉयल निकलता है। क्योंकि वो ईरान का दुश्मन थोड़ी है, वो तो चाइना का दुश्मन है। उसने चाइना का तेल बंद करना, पहले देखे ना उसने वेनेजुएला में उसका बंद किया है, अब यहाँ बंद किया है कर। अब इसीलिए सारी जंग हो रही है। और रशिया भी चाहता है कि ईरान तबाह हो जाए, ऊपर से ड्रामा कर रहा है कि चीन का तेल बंद हो ताकि फिर मुझसे खरीदे। आखिरी ऑप्शन रशिया रह जाता है। रशिया का तेल थोड़ा सा चीन से ज़्यादा दूर है, लेकिन फिर मजबूरन उसको वहाँ लेना पड़ेगा, और कहाँ जाएगा।
सारी तेल की जंग है। ये कोई मजहबी कोई जंग छक नहीं है, ना ही इसराइल ग्रेटर इसराइल वगैरह को बनना छनना है, ये ड्रामा है हाथी के दांत दिखाने के। और 10 मई के बाद ना नरेंद्र मोदी जो है ना वो फिल्में बनाई जा रहा है हमारे खिलाफ, बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो या वो प्रॉक्सी अफगानिस्तान से जो है वो भाई एक तो उसको शिकस्त के जख्म में अमेरिका ठीक ही नहीं होने देता। ट्रंप रोज एक जहाज बढ़ा देता है एक जहाज बड़ा और इंडियन फिर उसको गालें देते हैं मोदी को। मेरे बेटे बाहर हैं, वो बताते हैं कि 9 मई की जंग के बाद बाहर हम बड़ा सीना चौड़ा करके फिरे हैं और इंडियंस हमसे शर्मा शर्मा के फिरे हैं। तो ये क्रेडिट तो जाता है ना कि हम किसको जाता है, बहरहाल जिसको भी जाता है अल्लाह उसको खुश रखे। उसने पाकिस्तानियों को थोड़ा सा हौसला दिया। बच्चों में से किसी का मीडिया की तरफ रुझान नहीं हुआ? बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, जो दिल चाहता है कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे बच्चे हैं। यानी कि पॉजिटिव ये मैंने ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि मैं एक ही अचीवमेंट है मेरी कि दोनों बेटे हैं पॉजिटिव, 2 नंबर ही नहीं कर सकते। वो कौन सी आदत और हैबिट है जिससे आपने बड़ा कोशिश करके ना अपने आप को बचा के रखा मीडिया ऑनर बनने के बाद, जो ज़िया साहब में थी? आपने कहा मैं ऐस गल तो बच के रहना, ऐ नहीं मैं ज़िया साहब बहुत जल्दी फारग कर देते थे जॉब से खड़े खड़े। ये मुझसे नहीं हुआ आज तक। मेरे अखबार में इस वक्त भी ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, हौसला नहीं पड़ता निकालने का। बड़ा मुश्किल काम होता है किसी को जॉब से फारग करना। आज का जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उनको सुजेस्ट करेंगे कि वो मीडिया में आएँ और जर्नलिज्म की डिग्रियां करें? एक्चुअली करें क्या वो? मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रही कि मैं यूथ से कहूँ क्या कि तुम क्या करो। कल मैं एक क्लिप देख रहा था, एक एंकर पूछती है एक बंदे से, आप नेक्स्ट जनरेशन को क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? वो कहता है उतर रहो ना कहते बड़ा सर्कस है। मैं क्या कहूँ, क्या करें? हमारी सबसे अच्छी पोस्ट है CSS, सैलरी कितनी है उसकी? 1.25 लाख 1.5 लाख। और उसके लिए पूरे पाकिस्तान से हर साल कोई 50 बंदे होते हैं जो DMG और पुलिस में जाते हैं। 100 कर लें आप, साथ कस्टम में भी चले गए, कि पूरे पाकिस्तान से हर साल सिर्फ 100 बंदा निकलता है जो क्रीम होती है हमारी। मैं नहीं कर सका CSS, मैं इतना लाइक नहीं था। जो करते हैं बहुत लाइक होते हैं, बहुत पढ़ते हैं। तो उसके बाद 1.25 लाख रुपया वो लेते हैं। 1.25 लाख से बताओ क्या होता है? आटा क्यों महंगा है जब गंदम सस्ती है? जो चीज़ हमारे मुल्क में होती है ना वो कहीं नहीं होती। पहले हम चीनी बाहर बेचते हैं, फिर उसकी किल्लत करके उसी को वापस बुलाते हैं, मंगाते हैं। तो हमारी वापस आ रही होती है। हाँ, वही होती है। हम उसके अंदर गेम करते हैं सारी। पाकिस्तान में एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट से भी ज़्यादा शुगर मिल एसोसिएशन की हुकूमत है। शुगर मिल एसोसिएशन तमाम जमातों में, और आपस में वो बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं एक दूसरे से। कोई भी पार्टी हुकूमत में आ जाए, उसने शुगर मिल एसोसिएशन के मुफादात की हिफाजत करनी। और पाकिस्तान के जितने भी बिजनेस हैं ना वो इन्हीं के पास है। गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, चीनी ने बाहर जाना है, चीनी ने फिर आना है, रोक के दिखाए कोई एस्टेब्लिशमेंट, रोक के दिखाए ना। मार्शल दौर में भी नहीं रुकी। वो जर्नैल भी खरीद लेते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं। पैसा ही उनके पास है, हर चीज़ ही उनके पास है। अब गंदम सस्ती है, अगर महंगाई हो गई है तो गंदम भी महंगी करो ना। गंदम तो महंगी नहीं हो रही। कंट्रोल रेट बेशक उसका जो भी आपने मुकर्रर किया है उतने की खरीदनी नहीं किसी ने। कोई 2000-2500 मन बिकना है उसने, तो आटा देखो कितने का, चक्की से लेने जाए ना ज़रा, दुगनी तीसरी तिगनी प्राइस पे है। अच्छा सर, स्टूडेंट लाइफ में उस वक्त सियासी तौर पे रुझान क्या था? किस तरह की पॉलिटिक्स की, नहीं की, बचे या बराह रास्त? नहीं, मुकम्मल पॉलिटिक्स की। गवर्नमेंट कॉलेज में हम एंटी जमीयत थे, राइवल्स फ्रंट बनाई, मारें खाई जमीयत से, जेल भी गए, यूनिवर्सिटी गए,
पहले यूनिवर्सिटी जाकर जमीयत से लड़के रस्टिकेट हो गए, फिर चौधरी इलियास जट होते थे मैंने, उन्होंने आकर मेरी उनसे सुलह करा दी, उनसे दोस्ती हो गई। तो मेरी फैमिली पीपल्स पार्टी में थी ज़ियाउल हक दौर में। अच्छा। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होने की एक बड़ी मज़ेदार वजह है, 76-77 की बात है, जब जाकर नया नया मार्शल लॉ आया 77 में, तो गवर्नमेंट कॉलेज के सामने एक रेस्टोरेंट होता था कैपरी, वहाँ से जाकर हम कुछ खा खू लेते थे, रोज़ों में भी खा लेते थे। एक दिन वहाँ गए तो ऊपर से आर्मी ने पकड़ लिया रोज़ों में। हाँ, अच्छा। खा क्यों रहे हो? हमें सड़क पे लटा लिया और डंडे डंडे शंडे खूब मारे। जब हमने मुड़ के देखा तो खुद वो सिगरेट पी रहे थे। तो मैं पीपल्स पार्टी में था, फिर मैं प्रॉपर पीपल्स पार्टी में रहा। पीपल्स पार्टी छोड़ने की वजह भी बीबी की पॉलिसियाँ थी। 88 में मैं, यानी कि पीपल्स पार्टी के लिए मेरी 3 जेलें हैं और एक शाही किला। अच्छा, 3 मरतबा रेस्ट हुए जेल और एक शाही किला। तो 88 का इलेक्शन आ गया, मैंने MPA के लिए अप्लाई कर दिया। तो टिकट एक ऐसे बंदे को मिली जो पीपल्स पार्टी में नहीं था। और आप ये सारी सोबतें काट चुके हैं? उसके बाद कितने मेरिट पे फैसले हो रहे थे? कोई मेरिट पे फैसला नहीं हो रहा था। जाहिर है उनके लिए मेरिट यही था। यानी कि 86 का जो बेनज़ीर का तारीखी इस्तकबाल था, मैं उस कमेटी में था। जहांगीर बदर मरहूम से बड़ी दोस्ती थी। जब ये इस्लामाबाद से आई थी लाहौर? नहीं, बाहर से लाहौर आई थी 86 में, 10 अप्रैल 86। अच्छा, ठीक है। उतना बड़ा इस्तकबाल लाहौर में आज तक किसी का नहीं हुआ। 14 घंटे में बीबी पहुंची थी एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान। एक उस दिन मीनार पाकिस्तान मैंने पूरा भरा देखा, उसके बाद इमरान खान ने भरा था, मीनार पाकिस्तान नहीं भरा गया। तो मैंने जाके बीबी से पूछा, मुनव्वर सोहरवर्दी मरहूम होते थे बीबी के सेक्रेटरी, बड़े दोस्त थे वो हमारे। मैं कहा मुनव्वर, कहता चल आप बीबी ना गल कर लें। मैंने बीबी से पूछा, मैं कहा बीबी, कहती अली भाई मैं मखदूम अमीन फ़हीम को रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। मैं कहा बीबी फिर सानू भी किले शिले जान दी की लोड़ सी, असी भी कोई मखदूम फड़ लेंदा। कहती नहीं, घबराए नहीं आप, आपकी बहन सबको अकोमोडेट करेगी। गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा जिसने किला काटा है उसको हम प्लाट देंगे। मैंने ये बहुत माइंड किया, असी प्लाट ली किला कटे से। तो 89 में बीबी आई कसूर, तो वहाँ पर जो वर्कर थे उनको बाहर रेंजर्स डंडे मार रही थी, और पीपल्स पार्टी में नए आने वाले साहब बीबी के दाएं बाएं बैठे थे। मैंने वहीं पे रिज़ाइन लिख कर पीपल्स पार्टी छोड़ दी। बड़ा डांटा मुझे जहांगीर बदर साहब ने, सलमान तसीर साहब ने। मैं नहीं फिर वापस गया, उसके बाद सियासत ही नहीं की। एक सिर्फ बात ऐड कर लें कि ये जितने अपने होश के बाद मार्शल लॉ देखे, उन मार्शल लॉज में फ्रेंडली मार्शल लॉ कौन सा था? जरा हल्का मार्शल। मुशर्रफ का। अच्छा, वो थोड़ा फ्रेंडली मार्शल लॉ था। ज़ियाउल हक दौर में हमारे घर में पुलिस रेड करती थी तो कहती थी ख़वातीन को साइड पे कर ले, तो वो ख़वातीन को कुछ नहीं कहते थे, इज़्ज़त करते थे, और घर को तोड़ते फोड़ते नहीं थे। इस दफ़ा तो कुछ ऑर्डर थे और कुछ जो आपका IG ट्रांसफ़र हो गया है, मैं उससे बुरा IG मैंने नहीं देखा ज़िंदगी में। जिस घर में जाते थे सबसे पहले तो अटैक ही ख़वातीन पे हुए हैं, और जो सामान तोड़ा गया है, लूटा गया है, ये पहले कभी नहीं हुआ था। ये तो इंडियन फौजियों को करना चाहिए था ना, हमने तो उनका काम किया। देखिए, एक औरत है, औरत तो पाकिस्तान की है ना, और पार्टियां तो तब्दील होती रहती हैं। कुछ चला गया, जो इसको PTI में लोग हैं वो पहले देखे ना, इजाज़ चौधरी पहले जमात इस्लामी में थे, असलम इकबाल पहले काफ लीग में थे, सब ऐसे ही थे ना, ऐसे। तो अब वो जाएं आप और शाह महमूद कुरैशी की बेटी को या बहू को भी पकड़ लें, ये तो पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था। और हम इस्लाम की हर वक्त बात करता है हमारा हर लीडर, इस तरह रवैये पे तो शर्म आनी चाहिए ना। ये बहुत बुरा हुआ इस दफ़ा, और ये अब रुकना नहीं। पुलिस को इन्होंने खून लगा दिया, अब वो किसी और चक्कर में भी घर में रेड करती है ना, तो जाकर बदतमीज़ी करती है और चीज़ें उठा लेती।
छोटा सा रैपिड फायर खेलना है आखिर में। हम्म, मैं 2 नाम लूंगा हाँ और आपने दोनों में से एक लेना ठीक है जो आपको पसंद है। ठीक है। ज़िया शाहिद, मीर शकील रहमान, ज़िया शाहिद, सुहेल वड़ाइच, हामिद मीर, हामिद मीर, रीमा मीरा, कोई भी नहीं। राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, राहत, बाबर आजम, नसीम शाह, बाबर आजम, इमरान खान, नवाज शरीफ, इमरान खान ही होगा। हाफिज नईम, मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईम, मोहसिन गुराया, अरशद अंसारी। मोहसिन गुराया। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, निडर, बेबाक और उस्ताद अली अहमद ढिल्लों, CEO लीडर ग्रुप, हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की कि आज पहली मर्तबा उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं पे रोशनी डालने की जो शायद इससे पहले कभी डिस्कस ना हुए हों किसी इंटरव्यू में, और उसके साथ ही साथ थोड़ी तारीख़ भी उनसे समझी और मौजूदा हालात पर भी उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की। अली अहमद ढिल्लों, नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।